नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी सुबह क्या बोलते हैं और शाम को क्या बोलते हैं खुद ही लगता है भूल जाते हैं। कई बार तो मुझे लगता है कि उम्र का असर हो गया है, वो चीज़ें भूल जाते हैं, और कई बार मुझे लगता है कि उनका जो डायलॉग राइटर है उसको बदलने का वक्त आ गया है, क्योंकि वो ऐसे डायलॉग लिख रहा है जो डायलॉग किसी को भी सही नहीं लग सकते हैं। ज़रा सा जांच करने पे मालूम हो जाता है कि वो डायलॉग गड़बड़ है। अब गज़ा को ले लीजिए। गज़ा पर पिछले 6 महीनों में लगातार मैंने काम किया है, लगातार वीडियोस बनाए हैं, एक एक अपडेट आपको दी है। कंडीशन ये है कि गज़ा पर प्रधानमंत्री महोदय कह रहे हैं कि रमज़ान के वक्त क्या कह रहे हैं, खुद ही सुन लीजिए। मैंने अभी गाजा में रमज़ान का महीना था, तो मेरे स्पेशल एनवॉय को मैंने इजराइल भेजा। इजराइल के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सबसे मिलना का, मैंने कहा समझाइए इनको कि कम से कम रमजान में गाजा में बम्बार्डिंग यानी हमले न करें, और उन्होंने पालन करने का भरपूर प्रयास किया। आखिर में 2-3 दिन लड़ाई हो गई, लेकिन मैंने स्पेशल एनवॉय भेजा था। यहाँ तो आप मुझे मुसलमानों के लिए करके घेर लेते हैं, लेकिन मोदी गाजा में रमजान के महीने में, अब मैं इसकी पब्लिसिटी नहीं करता हूं क्योंकि सुन लिया आपने। तो प्रधानमंत्री महोदय कह रहे हैं कि गजा में रमजान के वक्त सीज फायर करवाने के लिए मैंने स्पेशल इनवाय भेजा था। वैसे इसमें एक बहुत मजेदार बात कह रहे हैं कि मैं इन चीजों की पब्लिसिटी नहीं करता। हमारे नरेंद्र मोदी जी और अरविंद केजरीवाल जी, दो कम से कम हमारे पास ऐसे आदर्श नेता उपलब्ध हैं जो दुनिया में हर चीज की पब्लिसिटी कर सकते हैं। किसी को 500 रुपए देंगे तो उसकी भी 50,000 रुपए खर्च करके पब्लिसिटी कर देंगे, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं उन्होंने कोई पब्लिसिटी नहीं किया था। अब गजा के बारे में जरा देख लें कि गजा में मोदी जी ने किया क्या है, क्या नहीं किया है, थोड़ा समझ लें तो मालूम हो जाएगा कि कहां किसकी कितनी मदद कर रहे हैं। एक बार की कहानी तो आपको पता है कि ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी थी जिसमें लिखा हुआ था गिफ्ट फ्रॉम इंडियन पीपल टू द पैलेस्टीनियन पीपल। गिफ्ट दे रहे हैं। जब दुनिया ह्यूमैनिटेरियन एड दे रही है, सहायता दे रही है, तो हमारे मोदी जी बर्थडे गिफ्ट भेज रहे थे। किस बात का गिफ्ट भेज रहे थे? खैर चलिए, एक बार के बाद दोबारा मदद भेजने की कोई खबर तो अभी तक नहीं आई, लेकिन हथियार भेजने की खबर जरूर आई। बाकायदा हिंदुस्तान और दुनिया के अखबारों में यह खबर छपी, यह रिपोर्ट छपी कि हिंदुस्तान लगातार इजराइल को हथियार भेज रहा है। यहां मैं आपको यह भी बता दूं कि इजराइल के हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार अगर दुनिया में कोई है तो वो भारत है। सबसे ज्यादा इजराइल से कोई हथियार खरीदता है। अभी पेगासस की बात नहीं कर रहा हूं, पेगासस की बात तो होती ही रहती है, लेकिन उसके अलावे भी $2 बिलियन यानी $2 बिलियन के हथियार हर साल भारत इजराइल से खरीद रहा है। और जिस समय यह जंग चल रही थी, याद है आपको, साउथ अफ्रीका गया था आईसीजे में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अपने एंटरिम फैसले में यह कहा था कि यह संभव है कि इजराइल जो चीजें कर रहा है उनमें से कुछ जेनोसाइड के तहत आए। यह वो वक्त था जब दुनिया के कई मुल्कों में यह आंदोलन शुरू हुए कि हथियार भेजना बंद होना चाहिए, और ब्राजील जैसे कई देशों ने इजराइल को हथियार भेजना बंद कर दिया। अगर मैं आपको बताऊं कि गजा में जो मोदी जी कह रहे हैं कि सीज फायर के लिए मैंने कहा था, उस गजा में हिंदुस्तान से हथियार भेजे जा रहे थे और कोई और नहीं भेज रहा था। मोदी जी के सबसे प्यारे, सबसे करीबी, सबसे दुलारे, सबसे चहेते, जो चाहे शब्द आप इस्तेमाल कर लें, अदानी जी भेज रहे थे हथियार इजराइल को। सीज फायर के लिए हथियार भेज रहे थे, हथियारों से मोदी जी सीज फायर करवा रहे थे। एक कंपनी है अदानी एल्बिट एडवांस सिस्टम इंडिया लिमिटेड। यह कंपनी इजराइल को ड्रोन्स और दूसरे हथियार भेज रही थी जिनका इस्तेमाल इजराइल गजा में आम जनता, आम शहरियों को तबाह करने में, बच्चों को मारने में, वहां के जो बिल्डिंग्स थी उन बिल्डिंग्स को गिराने में, अस्पतालों को गिराने में, स्कूलों कॉलेजों को गिराने में कर रहा था। वहां
तबाही लाने में कर रहा था, तो मोदी जी दावा यह कर रहे हैं कि वो रमजान में किसी को भेज रहे थे। आएंगे हम उस दावे पर भी कि रमजान में वो किसी को भेज रहे थे कि कम से कम रमजान में वहां पर सीज फायर हो जाए। और हकीकत यह है कि अदानी जी के सबसे करीबी जो उद्योगपति हैं, जिनको इस देश का पोर्ट, इस देश का हवाई अड्डा, इस देश का सारा कुछ दे दिया गया है चलाने को, आप चाहें तो बेच दिया गया है कहिए। बेचना तब होता है जब सही कीमत मिलती है, लेकिन जब ऐसे ही दे दिया जाए औने पौने दाम पे, तो मैं तो यही कहूंगा कि फलस्तीन के लोगों को जो गिफ्ट भेजा वो भेजा, असल गिफ्ट तो आपने उस अदानी को दिया है जिसकी कंपनी गजा में तबाही लाने के लिए लगातार हथियार भेज रही थी। राहुल गांधी का वो वीडियो तो आपको याद ही होगा जो लखनऊ एयरपोर्ट पे उन्होंने बनाया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि चौधरी चरण सिंह के नाम से जो अमौसी का एयरपोर्ट बना था, उस अमौसी के एयरपोर्ट को अडानी जी को गिफ्ट कर दिया गया है। और वो अडानी जी इजराइल की कंपनी एल्बिट के साथ मिलकर अडानी एल्बिट एडवांस सिस्टम इंडिया लिमिटेड चलाते हैं, जो इजराइल को लगातार हथियार भेज रही थी। 24 जनवरी तक हथियार भेजने का पक्का रिपोर्ट है, उसके बाद की पक्की रिपोर्ट फिलहाल नहीं है। और मैंने आपको बताया कि 24 जनवरी के आसपास का टाइम वही टाइम था जिस समय आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये फैसला दे रहा था कि इजराइल जो कुछ कर रहा है उसका एक हिस्सा जेनोसाइड हो सकता है। वैसे साउथ अफ्रीका रफा के मामले में दोबारा पहुंचा हुआ है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में बहस चल रही है और साउथ अफ्रीका और कई सारे देश जो हैं वो अपनी बात रख रहे हैं, बता रहे हैं कि जो नकबा शुरू हुआ था इजराइल में वो आज तक खत्म नहीं हुआ। रफा जो है उसी प्रोसेस का हिस्सा है। नकबा के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि फलस्तीनी लोगों को किस तरह से उनके घरों से, उनकी जमीन से बेदखल करके उनके घर, उनकी जमीन, उनकी प्रॉपर्टी इजराइल ने कब्जा कर ली थी। लगातार भक्त लोग लिखते रहते हैं कि पहला हमला हमास ने किया था। वैसे तो भक्तों का जनरल नॉलेज यह है कि 2014 में हमारा देश आजाद हुआ था, लेकिन इस मामले में तो उनको बिल्कुल कुछ नहीं पता है कि कैसे 1917 के बाद से ही लगातार फलस्तीन में ब्रिटेन की मदद से इजरायली लगातार बसते चले गए और फलस्तीन को बेदखल कर दिया गया। वो कहते हैं कि फलस्तीन जो है वो कोई मुल्क था ही नहीं। मैं सैकड़ों एग्जाम्पल दे चुका हूं, आज एक और एग्जाम्पल आप देख लीजिए। ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जो मेन होल होता है ना नाली का, उसको ढकने वाला एक लोहे का ढक्कन है। आप देखिए इस पर क्या लिखा है। इस पर लिखा है गवर्नमेंट ऑफ पैलेस्टीन, यानी फलस्तीन की सरकार। और ये है इजराइल के पैदा होने से बहुत पहले का, यानी जाहिर तौर पर वो फलस्तीन की जमीन थी जिस पर इजराइल ने कब्जा किया है। ये वो बात है जो हिंदुस्तान अपने बनने के साथ से मानता है। ये वो बात है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कही थी, जो हमारे महात्मा गांधी ने भी कही थी और जो अटल बिहारी वाजपेयी तक कहते थे। लेकिन इस बार जो सरकार आई मोदी की, उसका इजराइल के साथ जो लव अफेयर है, जी हां, लव अफेयर मेरा शब्द नहीं है, ये एक अखबार का शब्द है जो आप देख पा रहे होंगे। वो जो लव अफेयर है वो ऐसा है कि इजराइल से सबसे ज्यादा हथियार हिंदुस्तान खरीदता है और जिस समय इजराइल को जरूरत थी उस समय गजा को तबाह करने के लिए अडानी साहब की मदद से हथियार भेजे जा रहे थे। अब आती है बात स्पेशल एनवॉय भेजने की। देखिए सर, ऐसा है कि पब्लिसिटी इन चीजों की नहीं जाती है। दुनिया भर के अखबार, इजराइल के अखबार ये खबरें अपने आप छाप देते हैं। जब भी कोई स्पेशल एनवॉय मिलने जाता है तो वो सारी खबरें बाहर आ जाती हैं। कोई गोपनीय मीटिंग नहीं होती है। वो गोपनीय मीटिंग्स बिल्कुल अलग तरीके की होती हैं, उनके बारे में मैं यहां बात नहीं कर रहा। लेकिन जब स्पेशल एनवॉय किसी प्राइम मिनिस्टर का किसी प्राइम मिनिस्टर से मिलने जाता है तो बाकायदा खबर छपती है। जैसा कि अखबारों में आप देख सकते हैं कि 12 मार्च 2024, 12 ऑफ मार्च 2024 को खबर छपी थी कि भारत के एनएसए के जो चीफ हैं अजित डोवाल, वो प्रधानमंत्री के स्पेशल एनवॉय के रूप में गए थे बेंजामिन नेतन्याहू से मिलने। बेंजामिन नेतन्याहू के साथ उनकी तस्वीर भी छपी थी, खबर भी छपी थी और खबर की तफसील भी छपी थी। इजराइल की सरकार ने बाकायदा अपने ट्विटर पर इसको पोस्ट भी किया था। ये सारा कुछ पब्लिक होता है सर, आपको पब्लिसिटी करने की जरूरत नहीं होती है।
अब जब अजित डोवाल गए थे तो वहां पे किसी सीज फायर की बात हुई थी? पहली बात तो ये कि रमजान में नहीं गए थे, रमजान के बहुत पहले गए थे और उसमें भी सीज फायर की कहीं कोई बातचीत नहीं हुई थी, चाहे वो अखबारों की रिपोर्ट हो, चाहे इजराइल के जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल हो वहां से पोस्ट जो की गई थी वो हो। वहां पे बात हुई थी कि वहां जो वायलेंस चल रहा है, वहां जो हिंसा चल रही है, उसको लेकर जो बात हुई थी वो तफसील से तो नहीं लेकिन बहुत शार्ट में है वहां पर कि दोनों के बीच में इजराइल में जो हिंसा चल रही है या गजा में जो हिंसा चल रही है उस पर बात हुई थी। तो पहली बात तो कि ये झूठ है कि स्पेशल एनवॉय जो मार्च में गए थे उन्होंने इजराइल में कहीं भी सीज फायर की बात की थी। अब आते हैं रमजान पर। रमजान के पहले मैं आपको बता चुका हूं कि बाइडेन साहब बता रहे थे कि मंडे तक 4 तारीख तक बिल्कुल वहां पर सीज फायर हो जाएगा और सारी प्लानिंग है, फला है, ढिमका है। ब्लिंकन साहब घूम के आए थे और पूरी दुनिया में धूम मची हुई थी कि सीज फायर रमजान में हो जाएगा। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने किसी की एक नहीं सुनी, कोई प्रपोजल स्वीकार नहीं किया और रमजान में किसी तरह का सीज फायर नहीं हुआ। तो जिस जो बाइडेन से उसको सबसे ज्यादा हथियार मिलते हैं, जो अमेरिका उसका सबसे बड़ा सरपरस्त नहीं है, उसने सीज फायर के लिए कहा था, वो पब्लिक न्यूज थी, ये हम जानते हैं। लेकिन हिंदुस्तान की तरफ से ऐसी कोई पहल हुई ये समझ में नहीं आती। और दूसरी बात, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने जिस प्रस्ताव से अमेरिका उठकर बाहर चला गया था, यानी अमेरिका ने एब्सटेन किया था, विरोध नहीं किया था, वीटो नहीं लगाया था, उस प्रस्ताव में रमजान के दौरान गजा में सीज फायर की बात की थी। वो प्रस्ताव पास हुआ था और भारत की जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने उस प्रस्ताव का स्वागत किया था। यहां तक तो सच है। लेकिन आप मुझे एक बयान भारत के प्रधानमंत्री का या भारत के विदेश मंत्री का दिखा दीजिए जिसमें उन्होंने अलग से अपील की हो रमजान के दौरान गजा के अंदर सीज फायर की। मुझे तो नहीं मिला, आपको मिला हो तो जरूर दिखा दीजिएगा। भारत ट्रेडिशनली फलस्तीन का समर्थक रहा है। यासर अराफात यहां आते रहे हैं। यासर अराफात की तस्वीरें आपको मिल जाएंगी, इंदिरा गांधी के साथ मिल जाएंगी, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मिल जाएंगी और भी लोगों के साथ मिल जाएंगी। और मैं बता चुका हूं कि यहां तक कि मसला कश्मीर पर भी उन्होंने पाकिस्तान का नहीं भारत का साथ दिया था। इस तरह की दोस्ती थी यासर अराफात के साथ हमारे देश की। और फलस्तीन को लेकर हम हमेशा बिल्कुल क्लियर रहे थे। हम वो पहले गैर अरब मुल्क थे जिसने फलस्तीन स्टेट को मान्यता दी थी और बाकायदा हमारे देश में दूतावास स्थापित हुआ था फलस्तीन का, जो आज भी है। जिस फलस्तीन को इंडिपेंडेंट स्टेट का दर्जा देने की बहस अभी भी चल रही है यूनाइटेड नेशन में और अमेरिका सिक्योरिटी काउंसिल में उसको रोक देता है। जिस फलस्तीनी स्टेट को लेकर अमेरिका में 1990s में कानून बन गया था कि अगर पीएलए यूनाइटेड नेशंस का मेंबर बनेगा, फुल स्केल मेंबर बनेगा, तो हम उसकी फंडिंग बंद कर देंगे, यूएन की फंडिंग बंद कर देंगे। उस पीएलए की सरकार को भारत ने बाकायदा मान्यता दी थी और भारत वो पहला गैर अरब मुल्क था किसी दूसरे मुस्लिम मुल्क के पहले भी जिसने फलस्तीन की आज़ादी को मान्यता दी थी। हमारा ट्रेडिशनली ये मानना है कि फलस्तीन जो है उसको एक आज़ाद मुल्क होना चाहिए और यूनाइटेड नेशन में जो 2 स्टेट सोल्यूशन है उस 2 स्टेट सोल्यूशन को लागू होना चाहिए। ये सारी चीजें मैं आपको कई बार बता चुका हूं। आज मोदी जी कह रहे हैं कि यहां मुसलमानों को लेकर मुझ पर हमला होता है और मैंने तो फलस्तीन में सीज फायर करवा दिया था, सीज फायर की बात की थी। वैसे दावा तो यूक्रेन का भी होता है कि यूक्रेन में वार रुकवा दी थी। हो सकता है कल को यह दावा हो कि सेकेंड वर्ल्ड वार किसने रुकवाई थी, तो मोदी जी ने हिटलर को फोन किया था कि भाई समर्पण कर दो और सेकेंड वर्ल्ड वार रुक गई। फर्स्ट वर्ल्ड वार में हो सकता है मोदी जी ने नेपोलियन बोनापार्ट को फोन किया हो और युद्ध रुकवा दिया हो। यह सब तो बिल्कुल संभव है। लेकिन रमजान के दौरान अगर आपने किया तो बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए था। आपको एक खुली अपील करनी चाहिए थी कि फलस्तीन में बहुत तबाही हो चुकी। मैं बिल्कुल साफ कहता हूं कि जब हमास का हमला हुआ तो भारत सरकार का जो बयान आया वो बिल्कुल सही था कि नागरिकों के ऊपर हमास ने जिस तरह का हमला किया वो गलत था।
मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो उस बयान की मलामत करें। बिल्कुल सही बयान था कि इस तरह का हमला एकदम नहीं होना चाहिए था। हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ भारत को, दुनिया को खड़ा होना चाहिए था। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन उसके बाद इजराइल ने जब कार्रवाई शुरू की और एक लिमिट वो क्रॉस करता चला गया, तो किसी पॉइंट पर तो आपको खड़ा होकर यह कहना चाहिए था कि बस बहुत हो गया, अब फलस्तीन के खिलाफ, गजा के लोगों के खिलाफ जो तुम्हारा पूरा अत्याचार चल रहा है उसको बंद करो। कम से कम इतना तो कहना चाहिए था कि वहां पर जो लोग इमदाद लेकर जा रहे हैं उनको जाने दो। लेकिन छोड़िए साहब, आपका तो अपना सैनिक कर्नल काले वहां पर शहीद हो जाते हैं। इजराइल के टैंक उनको गोले से उड़ा देते हैं, जबकि उनको मालूम था कि वो यूनाइटेड नेशंस की कार है। उनके पास उनका प्रोग्राम था, उनका काम था उनको सिक्योरिटी देना। लेकिन सिक्योरिटी देने की जगह जब वो यूरोपीय हॉस्पिटल में जा रहे थे, यूरोपियन हॉस्पिटल में जा रहे थे, तो उनकी कार पर बाकायदा गोला फेंका गया, जमीन से गोला फेंका गया और वो मारे गए। और आपने अगर कर्नल काले के समर्थन में एक भी ट्वीट मोदी जी का पढ़ा हो तो मुझे पढ़वा दीजिएगा। जब उन पर आप नहीं बोल पाए तो गजा के लोगों को सीज फायर दिलवाने की बात क्या करते हैं। और छोड़िए फलस्तीन को, आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, हिंदुस्तान की ही बात कर लीजिए। यहां पर जब इतने लोगों की लिंचिंग हुई, कभी आपके मुंह से एक शब्द निकला? रमजान की बात छोड़ दीजिए, आम दिनों में भी जब मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार होता है, कभी आप उनके साथ खड़े हुए? कभी आप हाथरस में दलितों के साथ खड़े हुए? कभी आप मणिपुर की महिलाओं के साथ खड़े हुए? कभी आप शोषित वंचित वर्ग के साथ खड़े हुए? आपसे सवाल पूछा जाता है कि गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है, तो आप उसका जवाब देते हैं तो क्या सारे गरीब हो जाएं? आपका काम है कि जो गरीब और गरीब हो रहा है उसकी स्पीड रोकना और उसको इतनी सहायता प्रोवाइड करना कि वो एजुकेशन ले सके और गरीबी की रेखा से बाहर निकल सके। लेकिन आप तो 5 किलो अनाज देकर भिखमंगा बना सकते हैं लोगों को उनके गुर्बत से नहीं निकाल सकते हैं। आपको पूरा चुनाव हिंदू मुसलमान पर लड़ना है। सुबह कहते हैं कि भैया मैं हिंदू मुसलमान करता ही नहीं, अगर मैं हिंदू मुसलमान करूंगा तो मुझे राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। और अगले दिन जाकर आप फिर वही हिंदू मुसलमान शुरू करते हैं, फिर वही झूठ बोलते हैं कि कांग्रेस ने 15% सिर्फ मुसलमानों को देने की बात की थी। तो अपने देश में तो आप ये तमाशा कर रहे हैं और उसको छुपाने के लिए आप इजराइल में स्पेशल एनवॉय भेजने की बात कर रहे हैं, जिस पर सवाल पूछने वालों को ही कोई भरोसा नहीं होगा। लेकिन उनका तो काम है वहां चुपचाप खड़े रहना, जो सवाल दे दिया जाए वो सवाल पूछ लेना, जो जवाब मिल जाए कभी पलट कर उस पर कोई सवाल नहीं करना और चुपचाप चले आना। तभी तो गोदी मीडिया के एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप कह रहे थे कि अगर कांग्रेस वापस आ जाएगी तो राम मंदिर पर कोर्ट का डिसीजन बदल जाएगा, और पलटकर मोदी जी ने कहा कि मेरे मुंह में अपने शब्द मत डालिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। जबकि उनका खुला बयान है, सुन लीजिए बयान क्या है। एक आपका बयान था कि कांग्रेस अगर आई सत्ता के अंदर तो ये राम मंदिर का फैसला पलट देगी। ये मेरा बयान नहीं है। अरे झूठ बोल रहा है, आपने बोला इस पे। ये मेरा बयान नहीं, मेहरबानी करके मेरे मुंह में बयान मत डालिए। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। तो ये राम मंदिर पर जो बाबरी ताला पड़ने की बात है, इसका मतलब अगर कोर्ट का फैसला पलटना नहीं है तो और क्या है? कोर्ट का यही फैसला था ना कि उस जगह पर राम मंदिर बनेगा, और आप कह रहे हैं कि वहां बाबरी ताला लग जाएगा, यानी कि बाबरी मस्जिद बनवा देगी। जबकि बाबरी मस्जिद के लिए कोर्ट ने बाकायदा एक और जमीन अलाट की हुई है। तो सुबह का बोला आप शाम को पलट जाते हैं। अब अगर कोई सच्चा पत्रकार होता तो उनकी ये वीडियो क्लिप चलाकर पूछता कि बताइए ये जो बयान आपने दिया है इसका मतलब क्या है। लेकिन उनकी हिम्मत क्या है, उनको जो सवाल दे दिया गया वो सवाल पूछ लेते हैं। इंटरव्यू थोड़े हो रहा है, इमेज बिल्डिंग हो रही है, और इस इमेज बिल्डिंग में जनता देख रही है कि मोदी जी कितना झूठ लगातार बोलते जा रहे हैं। लेकिन मेरा कंसर्न ये है कि कम से कम गजा, जहां 35,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, बच्चे मारे गए हैं, सहाफी मारे गए हैं, डॉक्टर्स मारे गए हैं, कम से कम उस गजा के बारे में कोई झूठ मत बोलिए। सच ये है कि दुनिया में डंका बजाने का हल्ला करके आपने हिंदुस्तान को वहां खड़ा कर दिया है जहां न उससे अरब मुल्क कुछ पूछ रहे हैं, न इजराइल उससे कुछ पूछ रहा है, न फलस्तीनी उससे कोई उम्मीद कर रहा है। हिंदुस्तान किसी
स्टैंडिंग पर नहीं रह गया है हिंदुस्तान की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। कम से कम फलस्तीन के मामले पर कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू इतनी ही है कि हूथी जब आपके जहाज़ों पर हमला कर रहा था, अडानी के जहाज़ों पर हमला कर रहा था, तब जयशंकर साहब पहुंच गए थे ईरान, ये उनसे अपील करने, ये उनसे हाथ जोड़ने की भाई हमारे प्यारे दुलारे अडानी के जहाज़ों पर कोई नुकसान मत होने दो, बाकी सब देख लिया जाएगा। तो ठीक है, हम भी समझते हैं, जनता भी समझती है, समझते आप भी हैं, चुनाव का टाइम है, जो मन करे वो बोलिए, लेकिन हमारा काम ये है कि आप जो बोल रहे हैं देखें उसके पीछे सच क्या है। सच बोलना हमारा काम है, वो हम बोलते रहेंगे, लगातार बोलते रहेंगे। आपका काम है, आपको अगर लगता है कि हम जो सच बोल रहे हैं वो दूर तक पहुंचना चाहिए तो वीडियोस को दूर तक पहुंचाइए, हमारी ताकत बनिए। हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, 3 रुपये रोज़ से कम की मेंबरशिप है। हमें डायरेक्ट मदद कर सकते हैं, जो पिन कमेंट है या फिर डिस्क्रिप्शन है उसमें सारे लिंक्स दिए हुए हैं। आप हमारी ताकत बनेंगे, ये बात मैं बार बार कहता हूं, जोर देकर कहता हूं, क्योंकि ये ज़रूरी बात है। आप हमारी ताकत बनेंगे तो हम आपकी बात कर सकेंगे। जिनकी ताकत मोदी जी हैं, मोदी जी की बात करते हैं। हम कैमरे और सत्ता की आंख में आंख डालकर सच तभी कह सकेंगे जब आप हमारी ताकत बनेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।